2012 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस नैरो बीम फॉर कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन ट्रीटिंग दिस लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 20 से रिलेटेड है, जहाँ पर आप लोगों ने स्टडी करना है कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और इसका सिंपल सा आंसर है, वो आंसर है गैमा रेज। नैरो बीम ऑफ गैमा रेज जो कोबाल्ट 60 से निकलती हैं, उसके ज़रिए हम जो लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या चीज़ सही है? तो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल याद रखिए, दो आप लोग को स्टडी करोगे, एक होगा मोमेंटम और पोजीशन का और दूसरा होगा एनर्जी और टाइम का। और जहाँ तक ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसर्न है, आप देख लें यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा, पता लग जाएगा। पहला जो वो है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वो है ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, और दूसरा है एनर्जी एंड टाइम। तो एनर्जी और टाइम वाला कुछ हो या फिर पोजीशन और मोमेंटम वाला हो, तो फिर आप देख सकते हो सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले में लिखा हुआ है पोजीशन एंड टाइम, जो कि गलत हो गया। दूसरे में आ गया पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। और दूसरे में आ गया एनर्जी और मोमेंटम, ये भी गलत हो गया। और फिर पोजीशन और एनर्जी, ये भी गलत हो गया। यानी कि सही आंसर है हमारे पास ये वाला। और बाकी अगर आप स्टडी कर लोगे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, तो फिर आप देखोगे कि यही कंफर्म आंसर है कि जो अनसर्टिनिटी का प्रोडक्ट होता है ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस होता है। नंबर 3, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जिसमें एक कॉइल में चेंज होने वाला करंट बराबर में रखे हुए या करीब में रखे हुए किसी दूसरे कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और ऐसा होता है ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर्स के अंदर ही दो कॉइल्स लगे होते हैं, सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी के अंदर करंट चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जबकि बाकी जो कुछ नज़र आ रहे हैं, एसी जनरेटर का काम म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रेक्टिफायर जो है वो रेक्टिफाई कर रहा होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और डायनामो इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड 8। जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, तो अपने अराउंड वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, तो याद रखिए प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट या चार्ज से कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज हो इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और करंट फ्लो करता है। तो बोथ नहीं है। और फिलहाल फर्स्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। नंबर 5, ए वी ओ मीटर इज यूज टू मेजर। ए वी ओ मीटर, ए वी ओ के अंदर जो ए आ रहा है वो एम्पियर को शो कर रहा है, वी जो आ रहा है वो वोल्ट को शो कर रहा है, और ओ जो आ रहा है वो ओम मीटर को शो कर रहा है। तो एक ऐसा मीटर जिसमें ये तीनों के तीनों मीटर्स लगे होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, उसको एवीओ मीटर कहते हैं। तो वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है ऑल ऑफ दीज। वो रेजिस्टेंस भी मेजर करता है क्योंकि उसमें ओम मीटर भी होता है, वो वोल्टेज भी मेजर करता है क्योंकि वोल्ट मीटर होता है, और बाकी ए एमीटर जो है वो मेजर करता है करंट को। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 6, द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होता है? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब भी हीट दी जाती है किसी सिस्टम को, तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? वो पार्ट होते हैं इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है, यानी कि आप कह लो कि डेल्टा यू। और फिर जो बाकी एनर्जी बचती है वो हमें नज़र आती है एज वर्क डन। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में, तो इसका मतलब मुझे जो डेल्टा यू है इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। और डेल्टा यू ज़ीरो करने का मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। सो याद रखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वर्क डन हो, तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 7, इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर? तो ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट। ए आ गया हमारे पास एरिया, एप्सिलॉन नॉट आ गया यानी कि परमिटिविटी, और फिर आ गया ओवर डी। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे हमने एरिया को क्या कर दिया? एरिया को डबल कर दिया।
तो अगर एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी कैपेसिटेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज़ 2 से। तो जो नई कैपेसिटेंस है वो पुरानी कैपेसिटेंस का हो जाएगी डबल। लेट से उसको नाम दे देते हैं सी डैश का। सो द राइट आंसर इज डबल। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, जो कि आपकी समझ लो कि थर्ड एप्लीकेशन है, जिसमें दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं और उसका आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मे बी आप लोग कंफ्यूज हो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट से, लेकिन याद रखिए ये वाला जो आंसर है ना, सेकंड वाला आंसर, ये है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक शीट ऑफ चार्ज हो। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Number 9, the resistors of 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm are connected in series, ठीक है ना। यहाँ पर सीरीज़ के अंदर हमने कनेक्ट किया हुआ है और कनेक्ट हमने किया हुआ है इन चारों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm रेजिस्टर इज़ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है अगर 2 ohm वाली रेजिस्टर से, तो करंट क्या होगा अदर रेजिस्टर से। अब याद रखिए इन सीरीज़ द करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं इन सीरीज तो करंट सेम फ्लो करता है। अगर ये कह रहे हैं कि 2 ओम वाले से 1 एम्पियर गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 से 4 से 5 से सबसे जो करंट गुजर रहा होगा वो बराबर होगा 1 एम्पियर के, ठीक है ना। यही सीरीज की बात हो रही है। पैरेलल की होती तो खैर एक अलग मामला होता, बट सीरीज में सेम ही करंट फ्लो करता है। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम, क्या हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर मास वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मास वेरिएशन के मुताबिक m बराबर होता है m0, m0 होता है रेस्ट मास, ठीक है जी। और फिर ओवर लॉरेंट्स फैक्टर आता है, लॉरेंट्स फैक्टर होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो मास क्या हो जाएगा। तो याद रखिए ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे फैक्टर में हमें लिखना पड़ेगा सी स्क्वायर। जैसे सी स्क्वायर लिखेंगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर होगा कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे जब आंसर आएगा ओवर 1 माइनस 1 और रूट और ऊपर लिखा हुआ होगा m0, तो 1 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 का आंसर आएगा 0 का, और 0 का रूट भी आएगा 0। और जब m0 को 0 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो वैसे ही याद रखने वाली बात भी है मास वेरिएशन के अंदर कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास हो जाता है इनफाइनाइट। नंबर 11, आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज़ इट्स, अच्छा जी, जब किसी एलिमेंट से अल्फा डीके होता है तो क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं उसकी ताकि याद आ जाए। यहाँ पर आगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पर आगे एटॉमिक मास, और हम कह रहे हैं इसमें से रिलीज हो रहा है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई। जब भी हम इक्वेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हीलियम, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4। तो जाहिर सी बात है अब जो भी नया एलिमेंट बनेगा, डॉटर एलिमेंट बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे Z-2, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 2 का फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास हो जाएगा A-4 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ये मैंने आपको अल्फा डीके का एक रिव्यू दे दिया। सबसे पहले लिखा है चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 4, जो कि बात गलत है। चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 4, वो भी गलत है। मास नंबर डिक्रीज बाय 4, जो कि सही है, और मास नंबर इंक्रीज बाय 4, जो कि गलत है। सो राइट आंसर इज थर्ड। इसी वजह से मैंने पूरा रिव्यू दिया कि भाई ऑप्शन वो कुछ भी दे सकते हैं चार्ज से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, तो फिलहाल मास नंबर डिक्रीज बाय 4 सही आंसर है। नाउ लेज़र प्रोड्यूसेस, लेज़र क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन बीम नहीं करती, न्यूट्रॉन बीम नहीं करती, नन ऑफ दीज भी गलत है। लेज़र प्रोड्यूस करती है एक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है जिसकी वेवलेंथ सिंगल होती है, सेम फेज के अंदर निकल रहे होते हैं सारे, ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये काफ़ी कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पेपर का। Number 13, absolute zero corresponds to this temperature on Fahrenheit scale. Fahrenheit scale पर जीरो जो absolute zero होता है, absolute zero का मतलब हो गया कितना, absolute zero का मतलब होता है -273। एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन के अंदर जीरो केल्विन कहलाता है,
और अगर सेल्सियस में नापोगे तो वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं टीसी की जगह पे टीसी की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे फैक्टर को तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हो जाएगा 491.4। और 491.4 में जब हम ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ 32 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये माइनस का आएगा, इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट जीरो को सब लोग समझेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और उसको बराबर कर देंगे 32 के, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो इस वजह से मैंने बताई। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो एक्चुअली 0 केल्विन होता है। तो इस वैल्यू को याद रखना है, ये वैल्यू बराबर होती है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के। जूल पर कूलम इज कॉल्ड, जूल पर कूलम क्या कहलाता है, तो जूल पर कूलम एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, और वो डेफिनेशन है वोल्ट की, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वर्क डन का यूनिट तो आपको पता है होता है जूल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि W/Q खुद बराबर होता है वोल्टेज के, दैट्स वाई जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट। 15 1 किलो वाट आर एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो वाट एन आर एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। दी जो एनर्जी का यूनिट है ये, तो वाट वगैरह तो आप रहने ही दीजिए, वाट वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। वाट वाला तो हो ही नहीं सकता, अब ये किसी ना किसी जूल के बराबर है। तो मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ, याद रखने का बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलो वाट, 1 किलो वाट। तो बात हो रही है अगर 1 किलो वाट की, तो 1 एज इट इज़ आ गया, फॉर एग्जांपल किलो की जगह पे किलो की वैल्यू आ गई, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है जी। और 1 किलो वाट आर लिखा हुआ है ना, किलो की जगह पे आ गया 1000, ठीक है। 1 किलो वाट एज इट इज़ आ गया। अब अगर मैं लिख दूँ आगे आर, तो आर के अंदर उसको जूल में कन्वर्ट करोगे ऐसा यूनिट यानी कि सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक आर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, तो वो होते हैं 3600। सो फाइनली 3600 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से तो आ जाएगा कितनी वैल्यूज़, 3.6 10 रेज टू दी पावर 6, ठीक है। बराबर होगा 3.6 10 रेज टू दी पावर 6, और हमने किलोवाट आवर को किस में कन्वर्ट करा है, जूल में, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो बस इस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने इसको 3.6 कर दिया और एक्सपोनेंट 5 कर दिया, जो कि गलत है। जबकि अगर एक्सपोनेंट 5 तक होगा तो फिर इस डेसिमल को सिर्फ यहीं तक ही लिखना है। तो 36 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स जो है वो बराबर होता है 1 किलो वाट आर एनर्जी के। 16 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। सेमीकंडक्टर की जो वर्किंग है, जो रेजिस्टेंस का चक्कर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है कंडक्टर से। तो याद रखिए वैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होती है, जो कि चैप्टर नंबर 16 में आप लोग स्टडी करोगे कि भाई जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने लगेगी इन वैलेंस बैंड, तो वो इजीली मूव कर जाएंगे थ्रू टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड, तो जिसकी वजह से कंडक्शन बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 17 द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, तो भाई ये सीधा सीधा सा लॉ है हमारे पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ से रिलेटेड है, कि जो वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसका प्रोडक्ट लिया जाए टेम्परेचर से, वो बराबर आती है कांस्टेंट के। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन देखते ही फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से।